मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आपको आइडिया है कि कल मैंने जो है आपको एनिमल किंगडम का जो टॉपिक था प्लाज्मोडियम के बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था। हमने उन सारे पॉइंट्स के बारे में जिक्र किया था कल, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो यहाँ पे आज उसी तरीके से हम आज पैरामीशियम के बारे में चर्चा करेंगे। पैरामीशियम की संरचना कैसी है, इनके बॉडी का फंक्शन कैसा है या किस तरीके से फंक्शन करते हैं, उन सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स होंगे? पहले डिस्कवरी के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इनका हैबिटेट कैसा होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, इसमें न्यूक्लियस किस टाइप के पाए जाते हैं उसके बारे में, फिर रिप्रोडक्शन और फिर इनका जो स्ट्रक्चर्स है वो आपको देख ही रहे। तो सबसे पहले किसी भी कंटेंट्स को अगर पढ़ने से पहले हम लोग अगर उसके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं तो चीज़ें आपके दिमाग में बनने लगती हैं और आपके दिमाग में वो सेट होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग देख रहे हैं जो पैरामीशियम की संरचना है। पैरामीशियम की एक ऐसी संरचना जो इनका किस तरीके से इनका बॉडी होता है और कितने ऑर्गन, कितने पार्ट, कितने पोजीशन पाए जाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद एक एक पॉइंट्स का आप नोट्स बनाते चलना है, उन सभी पॉइंट्स को हम आपको नोट कराएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पैरामीशियम की जो संरचना है इसको देखते हैं। पैरामीशियम की संरचना कैसी होती है कि सबसे बाहरी वाला जो कवर होता है, आप देख रहे होंगे ये जो बाहरी पिलकिल है, और पिलकिल के आउटर वाला जो संरचना है उसके ऊपर सीलिया पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इनका जो सबसे स्पेशल कैरेक्टर है अभी तक एनिमल किंगडम में हमने जो देखा है वो सीलिया जो है सिर्फ पैरामीशियम में देखने को मिलता है। पैरामीशियम के बाद जैसे ही यहाँ पे आप सीलिया देखेंगे, सीलिया के नीचे वाला जो जहाँ से सीलिया की ओरिजिन होती है उस रीजन को पेल्किल कहा जाता है, और पेल्किल के ठीक नीचे वाला जो पोर्शंस होता है उसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। एक्टोप्लाज्म के ठीक नीचे वाला जो अंदर वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, एक्टोप्लाज्म मतलब जो बाहर की तरफ पाया जाता है, और एंडोप्लाज्म जो एक्टोप्लाज्म ठीक अंदर की तरफ मिलता है, इसे हम ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अभी कल आपने देखा था कि ये कई बार आया था कि किसमें ये एब्सेंट होता है। तो मैंने आपको बताया था कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में पूरी तरीके से एब्सेंट पाया जाता है, लेकिन पैरामीशियम की संरचना अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ ये पूरी तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसी इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से लगा हुआ जो आप देख रहे हैं, इसके आसपास की जितनी भी एरिया हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसे रेडियल कैनाल कहा जाता है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द जो घूमता है उसे रेडियल कैनाल कहते हैं। उसके थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो न्यूक्लियस का बहुत ही बड़ा रोल है, खासकर पैरामीशियम, क्योंकि पैरामीशियम में जितना भी फिजियोलॉजिकल चाहे रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल है, खासकर माइक्रो न्यूक्लियस का। माइक्रो न्यूक्लियस जो है रिप्रोडक्शन में सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी आपको ये देखना है कि इनका स्ट्रक्चर और किस किस तरीके से मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएंगे तो ये वाला जो रीजन आपको दिखेगा ओरल ग्रू, ध्यान रखिएगा, ओरल ग्रू कहा जाता है। ये वाला रीजन माउथ वाले पार्ट को कहा जाता है। यहीं से इनके माउथ वाला जो पोर्शन है वो स्टार्टअप हो जाता है। ठीक है, और साइटोस्टोम, उसके बाद ठीक इसके नीचे की तरफ आएंगे तो गलट मिलता है, और थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएंगे तो फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल का मतलब एक ऐसा वैक्यूल जहाँ पे भोजन जो है सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये मैं इसलिए स्पेशल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप अभी जब एक एक कैरेक्टर्स को लिखाएंगे, समझाएंगे तो सब कुछ वहाँ पे आपका क्लियर होता जाएगा।
और इसके बाद थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलते हैं, और नीचे की तरफ चलेंगे तो साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये एनस की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एनस की तरह काम करेगा। और एकदम ठीक नीचे वाला ये इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ठीक नीचे की तरफ एक और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है जिसे हम पोस्टीरियर कहते हैं। पोस्टीरियर मतलब पीछे वाले भाग में पाया जाने वाला कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और जो ऊपरी वाले भाग में पाया जाता है उसे इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने का समय हम आपको देंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन आपको ये कर लेंगे तो आपको जितने भी प्रॉपर नोट्स हैं, जितना भी प्रॉपर नोटिफिकेशन है वो आपको इस चैनल के द्वारा मिलता रहेगा। और कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी हम चैप्टर बाई चैप्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिन बच्चों को स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसका नोट्स आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने एनिमल किंगडम के ये लास्ट चैप्टर, लास्ट कंटेंट है, और इस कंटेंट के बाद हम चलेंगे पोरीफेरा के पास, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखते हुए आगे की तरफ चलना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे की तरफ जो आपका जो टॉपिक है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालना है आपको पैरामीशियम। पैरामीशियम के बारे में आपको जानना है कि पैरामीशियम की खोज कौन किया था। सबसे पहले में आपको हेडिंग डालना है कि पैरामीशियम का खोज कौन किया था। पैरामीशियम, ये आपको हेडिंग डाल लेना है, ठीक है। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि लगेगा कि आपको एकदम सरल है लेकिन वहीं गलती कर बैठते हैं, इस वजह से सिलेक्शन में बाधा बनता है, ठीक है। तो पैरामीशियम के बारे में एक एक पॉइंट नोट करिएगा। सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे कि पैरामीशियम की खोज कौन किया था। पैरामीशियम की जो खोज किया गया था, डिस्कवरी, सबसे पहले किसी भी प्रजाति के बारे में यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपको डिस्कवरी आपको ज़रूर देखना है। और डिस्कवरी कौन किया था? एक साइंटिस्ट थे, हिल थे। कौन थे? एक साइंटिस्ट हिल थे। इन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में खोज किया था, पैरामीशियम के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपको नोट करते चलना है एक एक चीज़। इनका जो नेचर होता है होलोट्राइकस सिलिएट टाइप का पाया जाता है। तो पैरामीशियम कैसा होता है ये भी नोट कर लीजिएगा। पैरामीशियम जो है कैसा पाया जाता है? होलोट्राइकस सिलिएट, होलोट्राइकस सिलिएट पाया जाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फिगर में सीलिया सबसे पहले मैंने लाइन जो उठाई थी, सिलिएट पाया जाता है। सीलिया पाया जाता है कहाँ पे? आपके पैरामीशियम में। इस वजह से इनको क्या कहते हैं? होलोट्राइकस सिलिएट कहा जाता है। ये नाम आपको नोट करते चलना है, ठीक है। इसके बाद तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। इनमें जो है कल्चर कैसे किया जाता है। तो कल्चर करने के लिए आपको एक टेक्निक था जिसे क्या कहते हैं? हे इन्फ्यूज़न मेथड। हे इन्फ्यूज़न मेथड, यहाँ पे आपको लिख लेना है कि हे इन्फ्यूज़न मेथड।
ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको नोट कर ले हैं। पहला पॉइंट आपने डिस्कवरी नोट किया, कौन किया था? पैरामीशियम की खोज हिल ने किया था। उसके बाद पैरामीशियम के बारे में होलोट्राइकस सिलिएट टाइप का होता है और इनका जो कल्चर किया गया था वो है इन्फ्यूज़न मेथड के द्वारा किया गया। तो 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, इनकी हैबिटेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। हैबिटेट कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, इनका निवास स्थान क्या है, ये आपको नोट कर लेना है। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ ये रहते हैं, किस कंडीशन में और कहाँ निवास करते हैं, ये आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कहाँ पे मिलता है, फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है, पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी में पाया जाता है, पॉन्ड वाटर। और तीसरा जो पॉइंट है ये आपको नोट कर लेना है, लेक वाटर। किसमें? लेक वाटर में भी ये पाया जाता है। ये तीनों चीज़ें आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए हैबिटेट की बात हो गई। हैबिटेट के बाद एक चीज़ और आपको लिखना है कि इनके अंतर्गत जो न्यूक्लियस, मैं जब फिगर दिखा रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल है, खासकर पैरामीशियम में, क्योंकि सारी लगभग जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं पैरामीशियम में, वो चाहे फिजियोलॉजिकल हो चाहे रिप्रोडक्शन का हो कॉन्सेप्ट हो, वो सब के सब डिपेंड करते हैं इनके न्यूक्लियस के ऊपर। तो न्यूक्लियस यहाँ पे किस तरीके से पाया जाता है, तो डाईमॉर्फिक न्यूक्लियस यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, डाईमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि डाईमॉर्फिक मतलब, डाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है। और यहाँ पे 2 तरीके से 2 स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में जो न्यूक्लियस मिलता है, यहाँ पे दरअसल न्यूक्लियस जो है 2 रूप में निकलता है, 2 रूप में निकलता है। एक माइक्रो होता है, दूसरा मैक्रो होता है। पहला क्या होता है, पहला आप नोट करना है माइक्रो न्यूक्लियस पहले लिखना है। ठीक है, और दूसरा जो आप लिखेंगे माइक्रो के बाद मैक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक्रो न्यूक्लियस कहा जाएगा। ये क्लास डेली आपको रात को 8 बजे मिलेगी और पूरा का पूरा सेशन ख़त्म करेंगे। जो मैंने वादा किया है मैं उसको निभाऊंगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस है। मैक्रो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो जो मैक्रो न्यूक्लियस है ये वेजिटेटिव फंक्शन का काम करता है। क्या करता है? वेजिटेटिव फंक्शन करता है। वेजिटेटिव फंक्शन करता है कहाँ पे? पैरामीशियम में। लेकिन माइक्रो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, माइक्रो न्यूक्लियस की बात करें तो माइक्रो न्यूक्लियस में देखिए, आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, माइक्रो न्यूक्लियस का बड़ा रोल है। माइक्रो न्यूक्लियस क्या करता है कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन का काम करता है, रिप्रोडक्शन का जो वर्कआउट है ये माइक्रो न्यूक्लियस के ही द्वारा होता है। और ये अलग किस टाइप का होता है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, एक होता है बाइनरी फिजन के द्वारा, और दूसरा होता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको नोट कर लेना है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो इसी में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान है, ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं कौन निभाता है? माइक्रो न्यूक्लियस निकालता है। तीनों के तीनों कंटेंट इसमें आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, हम वही कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो चलिए देखते हैं इसके बाद, और ये किस किस फॉर्मेट में। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रजातियों में अलग, ये भी नोट करते चलिएगा, अलग अलग पैरामीशियम की अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग इनके नंबर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैरामीशियम क्यूडेटम, एक हेडिंग डालिएगा पॉइंट में कि पैरामीशियम क्यूडेटम में कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो न्यूक्लियस पाया जाता है इनकी संख्या कितनी होती है, एक होता है, 1 न्यूक्लियस यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा जो इसी प्रजाति का है पैरामीशियम ऑरेलिया। ऑरेलिया, ठीक है, ऑरेलिया इसको नोट कर लें। यहाँ पे जो न्यूक्लियस की संख्या है ये 2 होती है। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, तीसरा जो पॉइंट है, पैरामीशियम जो है मल्टी माइक्रो न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस की संख्या है किस में पाया जाता है, ये मल्टी माइक्रो न्यूक्लिएटम। ये जो तीसरा प्रकार है मल्टी न्यूक्लिएटम टाइप का, यह जो प्रजाति है मल्टी माइक्रो न्यूक्लिएटम, यह जो है सेवरल टाइप के न्यूक्लियस यहाँ पे मिलते हैं, सेवरल न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये न्यूक्लियस की संख्या किसमें और कितना मिलता है ये इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको नोट करके स्टार बना लीजिएगा। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ भी जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का सबसे बड़ा रोल मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन का मेन वर्कआउट होता है इनका जो मेन काम होता है रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इनका हेल्प होता है, और इसी वजह से ये रिप्रोडक्शन भी करते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक साइंटिस्ट थे, थोड़ा सा लिखिएगा। एक साइंटिस्ट का नाम था जैबलॉट। क्या नाम है, जैबलॉट थे। इन्होंने पैरामीशियम क्यूडेटम को एक नाम दिया था, पैरामीशियम क्यूडेटम को एक नाम दिया था जिसके क्या कहते हैं, चुसुम। क्या कहते हैं, चुसुम। ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, यह नाम दिया गया था किसके द्वारा, जैबलॉट के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो इनका जो माउथ का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे कितने कैरेक्टर्स मिलते हैं वो आप थोड़ा सा लिख लीजिए एक एक करके। फिगर में मैंने सब कुछ समझाया था, बताया था आपको। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे पहले जो इनका जो माउथ का जो स्टार्टिंग होता है उसे ओरल कहा जाता है, ओरल अपेंडेजेस कहा जाता है। यहाँ पे आप सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है ओरल में साइटोसोम, ध्यान लिखिएगा, साइटोसोम पाया जाता है। यह जो साइटोसोम है, पूछा गया है कि साइटोसोम किस तरीके का काम, किसके लिए काम करता है। तो यहाँ पे आप लोग को सिर्फ और सिर्फ लिखना है, क्या लिखना है, माउथ लिखना है। क्या लिखना है, माउथ लिखना है साइटोसोम में। दूसरा जो टर्म है साइटोफेरिंग्स, क्या कहते हैं, साइटोफेरिंग्स कहा जाता है। साइटोफेरिंग्स ठीक माउथ के ठीक नीचे वाला जो पोर्शंस होता है वहाँ पे मिलता है साइटोफेरिंग्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसकी थोड़ा सा और नीचे आइएगा, साइटोपाइग
पाइग, या एक और नाम आपको लिखना है साइटोप्रोक्ट। साइटोप्रोक्ट की अगर हम बात करें तो साइटोप्रोक्ट जो है यहाँ पे एनस की तरह काम करता है, ठीक है। ये माउथ की तरफ जब साइटोसोम की बात हो तो साइटोसोम का शब्द लिखा हो तो आपको माउथ करना है, और साइटोपाइग या साइटोप्रोक्ट करना है तो वहाँ पे आपको एनस देखने को मिलेगा। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलते हैं और इनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम जो इनका टेम्परेचर होता है 24 से लेके 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है इनके जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो। और इनके बॉडी में एक और चीज़ मैंने बताया था, ट्राइकोसिस्ट का जो मेन काम है, ट्राइकोसिस्ट का जो मेन काम है वो क्या होता है। ट्राइकोसिस्ट का मेन जो काम होता है, कई बार पूछा गया है कि आप देखेंगे जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, ट्राइकोसिस्ट का जो मेन फंक्शन है, ट्राइकोसिस्ट का जो मेन फंक्शन है, अगर हम इसके बारे में अगर आप जानते हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका जो मेन काम है ऑफेंस एंड डिफेंस का, ऑफेंस एंड डिफेंस का मतलब ये शिकार पकड़ते हैं, शिकार करते हैं और इससे अपना सुरक्षा भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि ट्राइकोसिस्ट का जो मेन काम होता है वो ऑफेंस और डिफेंस का काम होता है। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, साइटोसोम, यदि साइटोसोम और साइटोप्रोक्ट या साइटोपाइग में कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी साइटोसोम पूछा जाए तो आपको माउथ टिक करना है, साइटोफेरिंक्स टिक इसके नीचे होता है। साइटोपाइग और साइटोप्रोक्ट की बात करें तो ये एनस वाला रीजन आपको दिखाई देगा, और इनका जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वह 24 से लेके 28 डिग्री सेल्सियस। और ट्राइकोसिस्ट की अगर हमने बात करें तो ऑफेंस और डिफेंस का ये काम करता है। यहाँ को किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो अपनी बात को रख सकता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ जो पॉइंट्स हैं, पैरामीशियम को और किस नाम से जानते हैं और क्या कहते हैं इनको, उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो पैरामीशियम को और किस नाम से जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो इसे फिल्टर फीडर भी कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका कि क्या पैरामीशियम को किस नाम से जानते हैं, और एक नाम से फिल्टर फीडर। ध्यान रखिएगा, फिल्टर, ये आपको नोट कर लेना है, फिल्टर फीडर के नाम से इसको जानते हैं। आप इसको रेड लाइन से लिख लीजिएगा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पैरामीशियम को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे फिल्टर फीडर के नाम से जानते हैं। कई बार ये पूछा गया है, अगर आप अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे होंगे, देते हैं, तो वहाँ आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पैरामीशियम आखिर खाता क्या है, ईट क्या करता है, यह भी प्रश्न पूछा गया। ये भी जितना भी हम आपको फैक्ट बताएंगे सभी के सभी पॉइंट टू पॉइंट हैं। आपको ढेर सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप लगाते रहिए तो आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ आपको जब बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार जो है क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, तो वो आपके दिमाग में बैठता जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम पैरामीशियम ईट खाता क्या है ये अगर मैं आपको बताऊं तो पैरामीशियम जो ईटिंग करता है, इस छोटे छोटे
एल्गी, स्मॉल एल्गी, छोटे छोटे एल्गी, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को ये ईट करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये जब सबसे ज़्यादा इनका जो फेवरेट फूड है वह है इम्पॉर्टेंट और हैच या स्टार, आप जैसे भी लिखें ये आपको लिखना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेट्राहिमनिया इनका मोस्ट फेवरेट फूड है, मोस्ट फेवरेट फूड है। सबसे इनका जो फेवरेट फूड है उसे हम क्या कहते हैं, सबसे इनका जो फेवरेट फूड है वो टेट्राहिमनिया है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है टेट्राहिमनिया। ठीक है, ये आपको नोट करना है, टेट्राहिमना इसको नोट करना है। और इसका जो यूज है, यह यूज क्या है इसका, इनके अगर हम यूज की बात करें तो इनका जो यूज किया जाता है बायोलॉजिकल रिसर्च में, ध्यान रखिएगा कहाँ पे इनका यूज किया गया है, बायोलॉजिकल रिसर्च में इनका प्रयोग किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बायोलॉजिकल रिसर्च में टेट्राहिमनिया का प्रयोग किया गया, सबसे मोस्ट फेवरेबल फूड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने हैच भी लगा दिए ताकि आपको दिमाग में ऐसा ना हो कि भूल जाएं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे अगला जो टॉपिक है इसको नोट करते हुए चलिए, इसमें डाइजेशन कैसा होता है। यहाँ पे आपको लिखना है कि डाइजेशन की प्रोसेस क्या है, पूछा गया है ये भी। डाइजेशन यहाँ पे कैसे होता है, डाइजेशन यहाँ पे दरअसल जो एक प्रोसेस होता है साइक्लोसिस, ध्यान रखिएगा, एक प्रोसेस होता है साइक्लोसिस के द्वारा क्या होता है, भोजन यहाँ पे मूवमेंट करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। साइक्लोसिस के द्वारा भोजन यहाँ पे एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाता है। और ये जो यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है इनके अंतर्गत वह इंट्रा सेलुलर होता है। इंट्रा सेलुलर इस वजह से क्योंकि इनकी जो बॉडी है कैसी पाई जाती है, ए सेलुलर होती है, मतलब एक कोशिका का जो बना हो उसे ए सेलुलर कहा जाता है। और इनका जो साइक्लोसिस जो मूवमेंट है वह सेलों के बीच में होता है, इस वजह से इंट्रा सेलुलर इन्हें कहा गया है। ठीक है, और इसके बाद मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि इनके बॉडी का जो नेचर है ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, इनका जो पैरामीशियम का जो बॉडी है निगेटिव रिस्पांस देता है, क्या देता है, निगेटिव, इनका जो बॉडी है निगेटिव रिस्पांस देता है। किसके संबंध में निगेटिव रिस्पांस देता है, कौन किस संबंध में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मूव अगेंस्ट वाटर करंट। जब वाटर करंट के अगेंस्ट यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अगेंस्ट वाटर करंट, एक पॉइंट आपको ये नोट कर लेना है। जब वाटर करंट की अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पे वाटर करंट है, ठीक है, और इस वाटर करंट का डायरेक्शन यदि इधर है तो ये किधर फैलता है, अपोजिट डायरेक्शन में ये चलेगा। क्या, क्योंकि इनका जो नेचर होता है, किस नेचर में होते हैं, यह निगेटिव रिस्पांस शो करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और एक दूसरा पॉइंट आपको और यहाँ पे नोट कर लेना है, और ये क्या करता है, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करता है, अवॉइड करता है। क्या करता है, यह अवॉइड करता है। और इस अवॉइड करने की वजह से
निगेटिव रिस्पांस हो करता है। तो पहला पॉइंट आपको वो नोट करना है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको ये नोट कर लेना है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे कि पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन किस किस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैरामीशियम में जो रिप्रोडक्शंस होता है, पैरामीशियम में अगर रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया भी था कि 3 तरह से होता है। एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा बाइनरी फिजन। दूसरा क्या है? बाइनरी फिजन है। दूसरा बाइनरी फिजन है। और जो तीसरा वाला जो टॉपिक है, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, ये आपको लिख लेना है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल, बाइनरी और न्यूक्लियर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या है आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो सिवरल काइंड टाइप का जो पाया जाता है वह न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही होता है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक होते हैं ये आप मैं आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले कॉन्जुगेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कॉन्जुगेशन कई बार पूछा गया है कि कॉन्जुगेशन किसके द्वारा रिप्रोडक्शन किस में होता है, तो विकल्प में पैरामीशियम रहेगा। तो पैरामीशियम में आपको क्या करना है, आपको पैरामीशियम करके आना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दें कि और किस टाइप का। एक होता है ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, और इसके बाद साइटोगैमी, साइटोगैमी, और इसके बाद इंडोमिक्सिस, इंडोमिक्सिस, और इसके बाद एक और है हेमोमिक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या होता है कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक होगा, लेकिन इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जितने भी माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं उनका, यहाँ पे जितने भी माइक्रो न्यूक्लियस पाए जाते हैं उन सभी माइक्रो न्यूक्लियस का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ये आपको नोट करना है। और एक पैरामीशियम से इनकी जो बनने की संख्या है, वह एक पैरामीशियम की इनकी जो संख्या है, एक पैरामीशियम से 8 पैरामीशियम बनते हैं। कितने बनते हैं? 8 पैरामीशियम बनेंगे। ठीक है, ये आपको नोट करना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि पैरामीशियम के साथ साथ ये 8 आपको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कितनी संख्या होती है? 8 होती है। माइक्रो न्यूक्लियस का यहाँ पे एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसके बाद ऑटोगैमी क्या होता है ये देख लीजिए। ऑटोगैमी की अगर हम बात करें तो ऑटोगैमी में ये जो स्पीसीज होती है पैरामीशियम ऑरेलिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ऑटोगैमी जो है यह किस में पाया जाता है? पैरामीशियम ऑरेलिया में। ऑरेलिया एक ऐसी प्रजाति है जहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है, ऑटोगैमी पैरामीशियम ऑरेलिया यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे न्यूक्लियर इनका डिवीज़न भी होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीज़न भी होता है। और इसमें जो डिवीज़न होता है वह किस टाइप का पाया जाता है? रिडक्शन डिवीज़न। रिडक्शन डिवीज़न टाइप का यहाँ पे क्या होता है? डिवीज़न पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी के साथ साथ और इसमें एक और चीज़ आप जोड़ सकते हैं, ये जो रिडक्शन डिवीज़न है ये एम्फीमिक्सिस की अवस्था भी यहाँ पे होती है। ठीक,
और यहाँ पे जो डॉटर की संख्या है रिडक्शन डिवीजन से आप जानते हैं कि जब रिडक्शन डिवीजन होगा तो एक से कितने बनेंगे, 2 डॉटर पैरामीशियम प्रोड्यूस होंगे, 2 डॉटर पैरामीशियम यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होंगे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इंडोमिक्सिस की तरफ। इंडोमिक्सिस क्या होता है? जैसा कि अभी आपने देखा कि रिडक्शन डिवीजन होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। यहाँ पे किसी तरीके का रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो डिवीजन होता है माइटोटिकली होता है। कितना होता है? माइटोटिकली। माइटोटिकली डिवीजन यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि माइटोटिकली एक्टिव से इनकी जो संख्या है वो कितनी बनती है? 1 से 4 बनती है। 1, 2, 3 और 4। तो इनकी जो संख्या है, जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 4। चलिए, बहुत छाट के आपको दिया जा रहा है, जो भी मैटर दिया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही फैक्टर दिए जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और इसको नोट करते चलिए एक तरफ से एक तरफ तक। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं सब के सब महत्वपूर्ण हैं। इंडोमिक्सिस एक बार देख लीजिए, यहाँ पे कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं है। यहाँ पे जो डिवीजन होगा माइटोटिकली समसूत्री विभाजन होगा, जिससे एक सेल से 4 की संख्या यहाँ पे बनती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि यहाँ पे एक और प्रोसेस देखने को मिलता है, पार्थेनोजेनेसिस। यह भी प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा लिख लीजिएगा। एक साइंटिस्ट का नाम मैं लिख रहा हूँ। एक साइंटिस्ट थे एलियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसके बारे में बताया था? ट्राइकोसिस्ट के बारे में बताया था। ट्राइकोसिस्ट के बारे में बताया था। और यहाँ पे जो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन की बात करें तो ट्राइकोनिन नामक इसमें पे प्रोटीन पाया जाता है और ट्राइकोसिस्ट कहा जाता है। खोज कौन किया था? एलियस ने किया था। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ और लिख लीजिएगा। केओडल टफ्ट की अगर हम बात करें, केओडल टफ्ट इनके किस रीजन में पाया जाता है? केओडल टफ्ट जो है इनका जो पैरामीशियम होता है उसकी ठीक लोअर वाला रीजन, मैंने आपको बताया था कि ये वाले रीजन पे केओडल टफ्ट पाया जाता है। कहाँ पे? पैरामीशियम में। ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इंडोमिक्सिस की अगर हम बात करें, इंडोमिक्सिस क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिएगा। इंडोमिक्सिस और हेमिक्सिस। इंडोमिक्सिस और हेमोमिक्सिस, अगर हम इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों में न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है?
न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होता है। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन एंडोमेक्सिस हो चाहे हेमोमेक्सिस हो, इन दोनों में पाया जाता है। और इन दोनों की जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन के ही द्वारा होता है। इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है इसी पे आधारित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर पे जहाँ पे हम पोरिफेरा पोरस का स्टार्टिंग करेंगे और उसको डिटेल में आपको बताएंगे।